जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है ना, इट्स नॉट एक्चुअली दैट हार्ड, एंड ये खुद भी बहुत छोटा चैप्टर है एक्चुअली, इट्स नॉट अ लॉन्ग चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, क्यूट सा चैप्टर है। हाँ कुछ चीजें हैं इसमें लाइक दे आर कंप्लीटली न्यू एंड नॉन इंट्यूटिव, तो वो चीजें हैं, बट देर आर सम थिंग्स यू हैव टू फोकस ऑन मोर देन अदर थिंग्स, उन पे फोकस करोगे तो ज्यादा अच्छा आपको जो है वो क्या कहते हैं, यू विल सी यू योरसेल्फ परफॉर्म बेटर इन दैट रिगार्ड, जब आप उन चीजों पे फोकस करोगे इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एवरी माइन्यूट डिटेल और उसको समझने और उसको अपना सर जो है वो सर में दर्द करने के, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट फोकस ऑन दी इंपॉर्टेंट स्टफ। ठीक है, आज हम इसकी थ्योरी कवर करेंगे, लेट्स कवर द थ्योरी, और चीज देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं, एंड फिर देखेंगे हमारा जितना भी हो पाता। आई थिंक आज हमारी इसकी मेन थ्योरी ही कवर हो पाएगी। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसे हमने इक्विलिब्रिया वाले चैप्टर में देखा कि वीक एसिड इक्विलिब्रियम बना रहा है, हमने देखा पार्टीशन कोफिशिएंट्स में हमने इक्विलिब्रियम देखा, हमने सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट में इक्विलिब्रियम देखा, तो एक नया इक्विलिब्रियम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, मेटल मेटल आयन इक्विलिब्रियम। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन बाय दैट कि अगर आप एक मेटल को उसके सॉल्यूशन में डिसॉल्व, उसके सॉल्यूशन में डिप कर दो, यानी अगर आपके पास जिंक है, आप उसको अगर डिप कर दोगे इन अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट या जिंक क्लोराइड या वट एवर, ठीक है, जिंक क्लोराइड वैसे सोल्यूबल नहीं होता है बिलीव, तो एनी सोल्यूबल सॉल्ट, आपने जो भी उसके एक सोल्यूबल सॉल्ट थी आपने उसके उस सॉल्यूशन में उसको डिप कर दिया, तो वो उसके साथ क्या कर लेगा, वो उसके साथ एक इक्विलिब्रियम बना लेगा। यू बेसिकली गोइंग टू फॉर्म एन इक्विलिब्रियम। अगर मैं उसकी एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखना चाहूं, सो बेसिकली क्या होगा, वो जो मेटल है, ठीक है, द मेटल and it has some charge z, let's say the metal, एक second, let's say the metal has some charge z, ठीक है, and why does it have that? Because it's losing some electrons, और वो ऐसे क्या करेगा, वो ऐसे जो है एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर लेगा with its metal, ठीक है। So the iron and the metal are going to establish an equilibrium. The metal ions can gain electrons and become into the metal, and the metal can lose electrons and become into the ions, ठीक है। ये हो सकता है स्पॉन्टेनियसली, जब भी एक मेटल को आप उठा के उसके सॉल्यूशन में डिप करोगे तो कुछ मेटल फ्रॉम द सॉलिड कैन डिसॉल्व इनटू द सॉल्यूशन, वो आयंस बन सकता है, और कुछ आयंस जो है जो सॉल्यूशन में है वो वापस से मेटल की शक्ल में आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, ये हो सकता है। एंड दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटल एंड मेटल आयन इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर। ठीक है, एक चीज जो है जो हमें समझनी है कि मैं जो भी इक्वेशन लिखा करूंगा वो ऐसे लिखा करूंगा, यानी मैं आयन को लेफ्ट हैंड साइड पे रखूंगा और सॉलिड वाली चीज को मैं जो हूं या मेटल को मैं जो हूं वो राइट हैंड साइड पे रखा करूंगा। सो दिस इज माय मेटल आयन इक्विलिब्रियम। एक्चुअली अब इसमें अब ओवर ओवर ऊपर ऊपर से हम और कुछ बातें समझते हैं, ठीक है। बाय द वे दिस ऊपर वाली चीज, दिस इज नॉट अ डेफिनेशन और एनीथिंग, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब भी एक मेटल को उसी के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करो, उसी के सॉल्यूशन में डिप करोगे, तो वो एक इक्विलिब्रियम बना लेगा विद इट्स आयंस एंड द मेटल सॉलिड व्हाटएवर इट इज। जिंक है तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, जिंक के आयंस यानी Zn2 प्लस 2e माइनस विल फॉर्म एन इक्विलिब्रियम विद Zn सॉलिड। अगर Ag है तो Ag प्लस प्लस E माइनस वो Ag सॉलिड के साथ इक्विलिब्रियम फॉर्म कर लेगा। इट विल फॉर्म एन इक्विलिब्रियम, सम मेटल विल डिसॉल्व, सम ऑफ द आयंस कैन गेन इलेक्ट्रॉन एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन द मेटल, ये हो सकता है, ठीक है। अब और कुछ बातें हम समझते हैं, क्या बातें हमें समझनी है, ठीक है। अगर 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 इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड के फेवर में, राइट, अगर इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड के फेवर में है, यानी इस में, इज माय वॉइस लैगिंग फॉर एवरीवन, लैग करिए क्या? नो, मे बी मरियम इट्स योर इंटरनेट कनेक्शन, ज्वाइन कर लो वापस से जल्दी से, आई एम वेटिंग, ठीक है जी, जल्दी से आ जाओ, रीच कर लो अपनी कनेक्शन। अगर अभी परफेक्ट हो गया, सही हो गया आपके लिए तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो ज्वाइन बैक कर लो, हो सकता है कुछ ऐसा इशू आ रहा हो। ओके, अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड के ज्यादा फेवर में है, ठीक है जी, तो
आप क्या बोल सकते हो? व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट दिस स्पीशी? if the equilibrium is in favor of the left hand side, तो what can you comment about this species? इसके बारे में क्या बोल सकते हो, इस मेटल के बारे में जनरली? ऐसी अंदाजा लगाओ, डोंट गिव मी द करेक्ट आंसर, अंदाजा लगाओ कुछ भी वर्ड्स में जो भी आपको सुना। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज मोर फेवरेबल, इफ योर लेफ्ट हैंड की तरफ इक्विलिब्रियम है, तो व्हाट कैन यू जनरली स्पीक अबाउट द मेटल? कुछ भी जो समझ में आ रहा है डायरेक्ट इक्वेशन से बताओ। अच्छा, डोंट थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मुझे बताओ इस स्पीशी के बारे में आप क्या एक कमेंट पास कर सकते हो? व्हाट कमेंट कैन यू पास विद रिगार्ड्स टू दैट स्पीशी? अगर इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड के फेवर में है, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्टेड रहता है, तो व्हाट कमेंट कैन आई मेक विद रिगार्ड्स टू दिस मेटल? मैं ये नहीं कह सकता कि इस मेटल का ज्यादा अच्छा दिल चाहता है, इसका ज्यादा दिल चाहता है इस मेटल का कि आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करे। मैं ये कह सकता हूं ना, द मेटल लाइक्स टू एग्जिस्ट इन आयोनिक फॉर्म, राइट? और अगर यही इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट करता, तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं कि दिस मेटल लाइक्स टू एग्जिस्ट मोर इन इट्स मेटालिक फॉर्म। वो आयोनिक फॉर्म में इतना एग्जिस्ट करना अच्छा नहीं लगता है, राइट? एक्चुअली सो लेट्स डिस्कस दिस, इसको यहां पे देखते हैं। सो इफ द इक्विलिब्रियम lies towards LHS, so what can we say? We can say the metal is reactive. metal react करता आयन बन जाता है। we can say the metal is actually quite reactive, हम ये बोल सकते हैं। so we can say the metal is reactive, क्योंकि वो रिएक्ट करता है फौरन से आयन बन जाता है, हम ये बोल सकते हैं मेटल इज रिएक्टिव, इट बिकम्स द आयंस। या फिर ये क्या हो रहा है, व्हाट्स दिस प्रोसेस? दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, आयन बन गया। तो व्हाट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन। सो आई कैन से दैट दिस स्पीशी लाइक्स टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। मैं ये बोल सकता हूं, आई कैन से कि गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, मतलब इट लाइक्स टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। इट इज रिएक्टिव एंड इट लाइक्स टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। चलो गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, अगर मैं इसको बोलूं लेट्स टेक इट इन टर्म्स ऑफ एन एजेंट, तो मैं इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलूंगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलूंगा? अगर ये एक स्पीशी है जो ऑक्सीडाइज हो रही है, तो व्हाट विल आई कॉल इट? आई विल कॉल इट दैट दिस मेटल इज ए गुड reducing agent because it's oxidizing its own self. So I'll say the metal is reactive and we can say is a good reducing agent. ठीक है, it's a good reducing agent, या फिर understand this, gets oxidized। सही है जी। और अगर मैं इसी की इनवर्स बात करूं, मैं बोलूं नहीं, इक्विलिब्रियम जो है वो राइट हैंड साइड पे, इफ द इक्विलिब्रियम लाइज टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं ये लिख सकता हूं कि मेटल इज अनरिएक्टिव। आई कैन राइट दैट द मेटल इज अनरिएक्टिव, या फिर उसके आयन ज्यादा रिएक्टिव है, उसके आयन ज्यादा रिएक्टिव है, वो मेटल बनना चाहते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं मेटल अनरिएक्टिव है। सो वी कैन से मेटल इज अनरिएक्टिव। एंड व्हाट इज दिस चेंज? अगर आप यहां से यहां आ रहे हैं तो ये चेंज क्या है? ये चेंज है, अगर मैं यहां से आ रहा हूं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन है? रिडक्शन है। दिस इज रिडक्शन बिकॉज यू आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहां से आयन गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स, ये बन जाता है। सो दिस इज रिडक्शन। और जो चीज रिड्यूस होती है वो ज्यादा अच्छी क्या होती है? वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, राइट? सो वी कैन write this, if the equilibrium lies towards the right hand side, metal is unreactive। मैं क्योंकि एक सिमिलर ही चीज लिखना चाह रहा हूं, तो मैं, आप लोग ये समझ गए, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। मैं ये लिख सकता हूं इज अ बैड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यानी क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज इट गेट्स रिड्यूस्ड। जो चीज रिड्यूस हो रही है वो क्या होगी? बैड रिड्यूसिंग एजेंट होगी ना। उसको होना तो ऑक्सीडाइज था, बैड रिड्यूसिंग एजेंट हो गई क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो गई। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? आर यू क्लियर विद दिस? कोई प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस जो हमने बात सीखी इधर? क्लियर है? ओके, सही है जी।
अब आ जाते हैं हम, अब उसकी और स्पेसिफिक डिटेल में घुसते हैं, इसकी और थ्योरी को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दिस इज मेटल इक्विलिब्रियम एंड इसके मुताबिक हम बता सकते हैं कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल अनरिएक्टिव है, राइट। सो वी कैन डू दैट, हम ये कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल पे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फॉर एग्जाम्पल जिंक, ठीक है। तो जिंक एक ऐसा मेटल है जिसका इक्विलिब्रियम लाइज इन फेवर टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। zinc मतलब it lies more towards the left hand side. Zinc is more reactive, या in other words you can call it to be a good reducing agent, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको कि ये मैं बात क्या करना चाह रहा हूं। मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि अगर आप एक जिंक की रॉड लें, ठीक है, और जिंक को उसके सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दें, व्हाट इज गोइंग टू बी अ गुड सॉल्यूशन? लेट्स से द सॉल्यूशन इज, लेट्स से ZnSO4, ठीक है। इसकी एक सॉल्ट का मैंने सॉल्यूशन ले लिया ZnSO4, ठीक है। ZnSO4 एक्वियस, आपको कोई और सा लेना है, आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लग रहा है सॉल्यूशन, लेकिन कोई ऐसा होना चाहिए जो सोल्यूबल हो। जिंक सल्फेट इज सोल्यूबल। तो मैंने कहा जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रॉड को हम डिप कर देते हैं। तो हमें क्या पता है? हमें यह पता है कि क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक को ज्यादा अच्छा ये लगता है, ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। आपको पता होने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। कब पता चलेगा आपको? भी थोड़ी देर पता चलेगा कैसे हम डिड्यूस करते हैं। तो मैं ये आपको बता रहा हूं, जिंक को ज्यादा अच्छा लगता है केवल लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर दें, यानी वो आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करे। यानी होगा क्या, यहां से बहुत सारा जिंक क्या हो जाएगा, it will dissolve in the solution as Zn2 plus ions. Zn2 plus, Zn2 plus, Zn2 plus, Zn2 plus, ठीक है। अब इस बात को भी समझो, जब जिंक इस रॉड से डिसॉल्व करके सॉल्यूशन में चल जाएगा तो पीछे क्या रह जाएंगे? पीछे इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके यहाँ पे रहा। इलेक्ट्रॉन्स तो सॉल्यूशन में नहीं जा सकते, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रह गए? इलेक्ट्रॉन्स रह गए आपकी रॉड पे। द इलेक्ट्रॉन्स आर ओवर हियर, दे आर स्टेइंग ऑन द रॉड। सॉल्यूशन ज्यादा पॉजिटिव हो गया, रॉड ज्यादा नेगेटिव हो गई। सॉल्यूशन ज्यादा पॉजिटिव क्यों हुआ? जिंक सल्फेट ऑटोमेटिकली खुद भी डिसोसिएट करेगा, इट विल मेक Zn2 प्लस एंड SO4 2 माइनस, ठीक है। जब सिर्फ जिंक सल्फेट डिसॉल्व होगा तब सॉल्यूशन ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, जब आपने रॉड डिप करी तब ज्यादा पॉजिटिव होगा। क्यों? बिकॉज ZnSO4 डिसोसिएट कर रहा है दीज टू। अब जब सिर्फ सॉल्यूशन था तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर थी, तो ना ही सॉल्यूशन ज्यादा पॉजिटिव होगा ना ही सॉल्यूशन ज्यादा नेगेटिव होगा, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन जैसे ही आपने एक मेटल रॉड डिप करी तो क्या होगा? Zn को क्योंकि अच्छा लगता है, वो आयोनिक फॉर्मेट लाए, तो यहां से बहुत सारे Zn2 प्लस बन के सोल्यूशन में डिसॉल्व कर देंगे। अब Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन SO4 2 माइनस से ज्यादा इंक्रीज कर गई है। सो बेसिकली जो मैंने यहाँ पे Zn2 प्लस दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सोल्यूशन में सिर्फ Zn2 प्लस है, SO4 2 माइनस भी है। SO4 2 माइनस बहुत कम हो गए हैं इन कंपैरिजन टू Zn2 प्लस, क्योंकि वो Zn2 प्लस कहां से आ रहा है? वो अब रॉड से आ रहा है इंस्टेड ऑफ दी सॉल्ट। सो देयर इज अ लॉट मोर Zn2 प्लस इन द सॉल्यूशन नाउ। और पीछे क्या रह गए? पीछे रह गए आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 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 मेरे पास ये पॉसिबल हो कि मेरे पास वोल्ट मीटर पड़ा हुआ है और मैं वोल्ट मीटर यहां से कनेक्ट कर दूं और यहां पे सॉल्यूशन में इसकी एक तार डाल दूं, तो क्या होगा? दिस वोल्ट मीटर विल एक्चुअली गिव मी ए नेगेटिव रीडिंग। क्यों? बिकॉज नेगेटिव, ये पॉजिटिव। सो लेट्स से हम तारें ऐसी जोड़ रहे हैं वोल्ट मीटर की, दिस इज गोइंग टू गिव मी यस Zn2 प्लस, सोल्यूशन में तो ऑलरेडी थे बिकॉज ऑफ दी सॉल्ट, और मजीद कहां से आए? इधर से, जो मेटल में से डिसॉल्व करके Zn2 प्लस इधर सोल्यूशन में चले गए, तो मजीद Zn2 प्लस इस रॉड से आए, राइट। लेट्स से दिस वाज द पॉजिटिव एंड ऑफ द वोल्ट मीटर एंड दिस वाज द नेगेटिव एंड ऑफ द वोल्ट मीटर, ठीक है। यानी आपको कनेक्ट हम ऐसे कर रहे हैं, या ये नहीं भी समझ में आए, बस ये चीज समझ लो कि अगर इफ यू कुड मेजर दी वोल्टेज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, अगर कर सकते होते, तो ये आपको वोल्टेज जो नजर आता है, ये आपको एक नेगेटिव वोल्टेज नजर आता है। You would experience this to be a negative voltage because the rod is more negative with respect to the solution, right? Is everyone understanding this? तो हमने एक जिंक की एग्जांपल को देखा और हमने देखा इसमें ये कैसे चीज हो रही है, हाउ इज दिस हैपनिंग। कोई प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग दिस कहानी, दिस लिटिल स्टोरी? Zn2 plus should be equal to the electrons, यानी in the charge, यही तो सुनो, बात तो सुनो, बात तो सुनो, सही बोल रहे हो। Zn2 प्लस और इलेक्ट्रॉन्स बराबर में होंगे, यानी मतलब चार्ज के एतबार से बराबर होंगे, लेकिन Zn2 प्लस कहाँ जा रहा है?
Zn2+ रॉड पे नहीं आ रहा, रह रहा, वो कहाँ चला गया, सोल्यूशन में चला गया। रॉड पे क्या रह रहे हैं, रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं, राइट। तो रॉड का चार्ज क्या हो गया, रॉड का चार्ज नेगेटिव हो गया ना, बिकॉज Zn2, अगर Zn2+ टूट के यहाँ पे अभी भी Zn2+ होते तो वो तो न्यूट्रलाइज कर देना। Zn2+ कहाँ गया, जो जो Zn2+ बने वो सब सोल्यूशन में चले गए, वो रॉड पे नहीं रह सकते, आयन फॉर्म में बन गए ना। आयन कहाँ एग्जिस्ट करता है, एक्वियस स्टेट में, ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में कहाँ से एग्जिस्ट करेगा आयन, राइट। सो ओके, दोबारा से सुनो, अंडरस्टैंड दिस दोबारा से, मैंने क्या बताया, देखो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा, मुझे थोड़ी सी राइटिंग भी सही करनी थी, अंडरस्टैंड दिस। देखो um, ये Zn सॉलिड की रॉड है, ठीक है, आपने सॉल्यूशन में क्या डाला हुआ है, ZnSO4 डाला हुआ है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में नेचुरली क्या होगा, ऑब्वियसली क्योंकि ये आयोनिक है तो इसमें इक्वल नंबर ऑफ Zn2+ SO4 2-, राइट, क्योंकि वो उसी सॉल्ट से आ रहे हैं, राइट। अब दोबारा से समझा रहा हूं, यू नीड टू बी अटेंटिव, ठीक है, रोमैसा आपकी भी चीज क्लियर हो जाएगी। तो जब तक आपने रॉड डिप नहीं करी, अभी सपोज करो मैंने रॉड डिप नहीं करी, मैंने रॉड नहीं डाली अभी, तो क्या होगा, Zn2+ और SO4 2- बराबर होंगे ना, क्योंकि वो सॉल्ट से आ रहे हैं, तो ये तो बराबर होंगे। लेकिन जैसे ही मैंने रॉड डिप करी तो क्या होगा, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, उसको ज्यादा अच्छा लगता है कि वो आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करे, तो यहां से बाकायदा जिंक के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, या जिंक के एटम्स क्या होंगे, दे विल डिसोसिएट, दे विल बिकम Zn2+ एंड 2E-। 2E- यहीं पे रह जाएगा, Zn2+ सोल्यूशन में चल जाएगा। यानी क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि Zn2+ बेसिकली, ये बल्कि रहने दो उन लाइंस को, this comes in over here, that stays over here. So Zn2+ की तादाद स्पॉन्टेनियसली सॉल्यूशन में खुद ब खुद बढ़ रही है। अब ये सॉल्ट से नहीं आ रही, ये कहां से आ रही है, ये रॉड से आ रही है। दिस इज नॉट, दीज न्यू Zn2+ डिड नॉट कम फ्रॉम द सॉल्ट, सॉल्ट वाले तो ये थे जो SO4 के बराबर थे, ये जो मजीद Zn2+ आए कहां से आए, जिंक सॉलिड जो Zn2+ बन गया बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्टिविटी। अब इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में तो जाके नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो वहीं पे रहेंगे ना अपने मेटल के साथ, सो द इलेक्ट्रॉन स्टे बिहाइंड, राइट, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पीछे रह जाते हैं। अब देखो, इस रॉड का चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना, क्योंकि ओरिजिनली क्या था, इसके अंदर जो जिंक थे उनके पास, जिंक के पास जो Zn2+ थे और इलेक्ट्रॉन्स थे वो बराबर थे, लेकिन Zn2+ निकल के कहां चले गए, सोल्यूशन चले गए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रह जाएंगे ना पीछे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रह गए, तो इसलिए रॉड क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, और सोल्यूशन में Zn2+ ज्यादा आ गए तो क्या हो गया, solution positive हो गया, solution became positive because there are more positive charges in the solution, and the rod became negative because there are more electrons in the rod. Are you getting it now? समझ में आया? दुआ रोमैसा, हाला, वोल्ट मीटर वाली बात मैं रिपीट कर देता हूं, बस दुआ वोल्ट मीटर वाले को नहीं भी समझो, बस मुझे ये बता दो कि ये अगर नेगेटिव है और ये अगर पॉजिटिव है, ठीक है जी, और बस ये समझ लो कि ये समझ में आ गया कि ये नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी। डिड यू अंडरस्टैंड दिस, दिस विल बी नेगेटिव एंड दैट विल बी पॉजिटिव, बस तो यही बात है। यानी अगर मैं वोल्टेज मेजर कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से ग्राउंड, मैं 0 वोल्ट के हिसाब से मेजर कर रहा हूं, तो मुझे ये वाला वोल्टेज नेगेटिव मिलेगा, ये वाला वोल्टेज पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है। तो मैं सिर्फ ये बात बोल रहा हूं कि ये नेगेटिव होगी रॉड विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये पॉजिटिव होगा, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। वोल्ट मीटर वाली चीज बस ये है कि ये नेगेटिव क्यों दिखा रहा है, बिकॉज द रॉड इज नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा गुड हो गया, लेट्स रिमूव दिस, ओके, या ये इक्वेशन मैं जो है यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट जब आप लोग देख रहे हो, खैर दिस इज नॉट द पार्ट टू फोकस ऑन, ये अभी हम आज थ्योरी कर रहे हैं, ठीक है, हम इसके अराउंड वेज देखेंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो ये हो जाएगा Zn2+ प्लस 2E-, 2E- यहीं के यहीं रह रहे हैं, दे आर स्टेइंग राइट ओवर हियर, एंड Zn2+ गोज इनटू द सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो इधर मैं अब ये बातें लिख लेता हूँ कि भाई
Zn2 plus equal to SO4 2 minus. Originally, as Zn solid was dipped, आपके पास ये रिएक्शन हुआ, Zn जो है वो क्या बन गया, इट बिकेम Zn2 प्लस 2e माइनस। ठीक है, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगा, ऑब्वियसली एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम सेट कर रहा है। Zn इज गोइंग टू बिकम Zn2 प्लस 2e माइनस, और क्या हो रहा है, द सॉल्यूशन gains more Zn2 plus ions, and the rod becomes negative due to left behind electrons. सही है जी। इज दिस जिंक के एतबार से आपको बात क्लियर हुई? कोई प्रॉब्लम किसी को भी? अल्मा, युसरा, मिसबा, अलीना, लकी, अब्दुलरहमान, आपको समझ आ रहा है? क्लियर है? इट्स क्लियर, दैट्स गुड। अच्छा जी, इसी तरह अगर मैं एक बात करूं, ये तो रिएक्टिव मेटल था, अगर मैं बात करना चाहूं एक अनरिएक्टिव मेटल की, सो लेट्स टॉक अबाउट अनरिएक्टिव मेटल भी, कि भाई उसके साथ क्या हो रहा होता है। तो अनरिएक्टिव मेटल भी कुछ आपके पास सिमिलर चीज ही होगी। ठीक है, लेट्स सी। सो लेट्स से कि आप कॉपर ले रहे हो, लेट्स से दिस इज कॉपर सॉलिड, हम इसको ले लेते हैं कि ये आपकी Cu सॉलिड है, दिस इज कॉपर सॉलिड। ठीक है जी, और आपने सॉल्यूशन में क्या डाला हुआ है, लेट्स से यू हैव पुट इन कॉपर सल्फेट। ठीक है जी, एंड दैट इज एक्वियस। नाउ अब ओरिजिनली क्या होना चाहिए था, ओरिजिनली ये होना चाहिए था कि Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी, यानी जितने Cu2 प्लस उतने ही SO4 2 माइनस। तो सॉल्यूशन ओरिजिनली कोई चार्ज नहीं रखता था जब तक आपने मेटल डिप नहीं किया। ठीक है जी। अच्छा, अब क्योंकि कॉपर जो है वो उसको क्या अच्छा, दैट इज एन अनरिएक्टिव मेटल, तो वो उसको ज्यादा अच्छा क्या लगता है, उसको ज्यादा अच्छा ये लगता है कि ये जो आयंस हैं वो ज्यादा अच्छा ये चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम एग्जिस्ट एज आयंस नहीं करें, हम एग्जिस्ट करें एज सॉलिड, क्योंकि मेटल अनरिएक्टिव है, राइट। कॉपर इज गोइंग टू बी ए बैड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल कर रहा हूं, हम देखेंगे हमें कैसे रिड्यूस करना है कैसे नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूं कॉपर बैड रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको ज्यादा अच्छा लगता है कि वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करे। तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ये होगा कि Cu2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बन जाएगा, इट विल बिकम Cu सॉलिड। ठीक है, थोड़ी सी जगह ले लेते हैं इधर। सो Cu2 प्लस विल गेन टू इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम Cu सॉलिड। अब देखो मैंने उधर जो इक्वेशन लिखी थी, आई रोट इट जिंक इज बिकमिंग लेस, क्यों, बिकॉज मुझे ये दिखाना था जिंक ये वाला रिएक्शन ज्यादा प्रेफर कर रहा है। अब मुझे दिखाना था कॉपर 2 प्लस का कि वो उल्टा वाला रिएक्शन ज्यादा, तो मैंने उसको इस तरीके से लिखा। ठीक है, तो ये भी एक डिस्टिंक्शन मैंने रखी है यहाँ पे, तो इसको भी समझेंगे, ये डिस्टिंक्शन बाद में हमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड यहाँ पे ये भी चीज लिख लेते हैं, दिस इज Zn सॉलिड दैट इज बिकमिंग इनटू Zn2 प्लस एक्वियस। अच्छा, जब ये कॉपर 2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स मुझे बताओ कहां से गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होंगे इस पूरे इस चीज में, वेयर आर द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस होल सेटअप, इलेक्ट्रॉन्स कहां से आने इसके पास, इलेक्ट्रोड से। इलेक्ट्रोड से क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मेटल्स हैव ए delocalized electrons, they have electrons जो इनके पास होते हैं, sea of electrons होता है। तो इधर इस सॉल्यूशन में से क्या हो रहा है, इस सॉल्यूशन में से कुछ Cu2 प्लस, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे ज्यादा, वो क्या करता है, ज्यादा तो नहीं खैर, दे वर डीलोकलाइज्ड, तो वो यहां से वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बन रहा है, वो बेसिकली इस रॉड पे डिपॉजिट हो रहा है, तो वो Cu सॉलिड इसमें डिपॉजिट हो रहा है, यानी बाकायदा तौर पे Cu2 प्लस के आयंस क्या हो रहे हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और कॉपर सॉलिड के फॉर्म में इस पे डिपॉजिट हो जाते हैं। अब देखो क्या हुआ इस लिहाज से, अगर रॉड को देखते पहले तो रॉड तो न्यूट्रल थी ना, क्योंकि बस उसके पास नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों बराबर थे। लेकिन अभी क्या हुआ, उस आयन ने इस रॉड के इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करके क्या कर दिया, Cu सॉलिड बन गया। तो इसका मतलब है इस रॉड में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए देन द पॉजिटिव चार्जेस, तो इस रॉड पे चार्ज क्या आएगा, इस रॉड पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा।
बिकॉज पीछे अब पॉजिटिव Cu2+ न्यूक्लियाई ज्यादा रह गए हैं, उनके इलेक्ट्रॉन ये आयन इस्तेमाल कर लिए, उन्होंने वो इस्तेमाल कर लिए, इसके इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर लिए ताकि सॉलिड में बन सके। और पीछे सॉल्यूशन में क्या होगा, पीछे सॉल्यूशन में ये होगा कि Cu2+ कम होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज वो गेन कर रहे हैं और वो रॉड पे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो वो इस रॉड के इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स खत्म कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होती जाएगी ज्यादा से ज्यादा। और सॉल्यूशन में से Cu2+ क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, राइट। तो क्या होगा, SO4 2- की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई Cu2+ से, सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन नेगेटिव हो जाएगा। यहां पे आपके पास SO4 2- जो है, यहाँ पे जो SO4 2- जो है वो ज्यादा हो गया देन द Cu2+, तो सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया नेगेटिव, रॉड हो गई आपकी पॉजिटिव। ओनली व्हाई, बिकॉज द Cu2+ या कॉपर इज अनरिएक्टिव, उसको ज्यादा अच्छा लगता है कि आयंस जो है वो कहां पे आ जाए, रॉड पे आ जाए, तो वो रॉड के इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करके रॉड को पॉजिटिव कर देते हैं, और सॉल्यूशन में से पॉजिटिव आयंस खत्म हो जाते हैं, सिर्फ नेगेटिव रह जाते हैं, तो सॉल्यूशन नेगेटिव हो जाता है। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस, कि यहां पे क्या हुआ विद रिगार्ड्स टू दैट केस, उसमें कुछ डिफरेंट था, इधर कुछ डिफरेंट हुआ। सबको समझ में आया? ठीक है जी, लेट्स राइट डाउन दिस एज वेल, इधर लिख भी लेते हैं, लेट्स राइट दिस, इधर यही चीज लिखते हैं ताकि आप लोग जब पढ़ रहे हो, सो खैर डोंट फोकस ऑन दिस पार्ट टू मच, दिस इज द बिल्डअप थ्योरी टू एवरीथिंग। इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं ना, मेटल के पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बेसिकली इन आयंस ने जो इस मेटल में जो किसी और के इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी उन न्यूक्लियाई के इलेक्ट्रॉन्स थे जो इसको बना रहे थे, उन्होंने वो इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर लिए, उनके थे ही नहीं, इनके इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी थे, उन्होंने उसके इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर लिए जो रॉड में थे। हाल आई टेल यू दैट, ठीक है, दैट्स बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी, वो रिएक्टिविटी पे ही डिपेंडेंट है। सो ओरिजिनली Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, SO4 2- की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर थी, इट वाज बराबर ओरिजिनली। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि मैंने इधर कैसे लिखा है, बस सही है, एज Cu solid was dipped, ठीक है, तो क्या हुआ, आयंस को मौका मिला कि वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करें, बिकॉज कॉपर इज अ बैड रिड्यूसिंग एजेंट, तो उन्होंने फौरन से ऐसा रिएक्शन दिखाना शुरू किया और कॉपर सॉलिड पे डिपॉजिट होना शुरू हो गया। तो एज Cu solid was dipped, Cu2++2E- started becoming Cu solid, the metal rod started losing its electrons, its electrons as nahin, started losing its electrons and became positive, and the solution becomes negative. As अब क्योंकि SO4 2- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुकी है Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन से, बिकॉज Cu2+ इस्तेमाल कहां पे हो गए, Cu सॉलिड बनने में, वो खुद ही उन्होंने Cu2+ की फॉर्म गिव अप करके Cu सॉलिड बन गए, सॉल्यूशन में SO4 2- ज्यादा रह गए, तो सॉल्यूशन नेगेटिव हो गया उस एतबार से, और रॉड जो है वो पॉजिटिव हो गई, उसके इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए। ठीक है जी। अब देखो दोनों केसेस में डिफरेंस क्या हुआ, इसमें रॉड नेगेटिव थी, सॉल्यूशन पॉजिटिव था, इसमें रॉड पॉजिटिव थी, इसमें सॉल्यूशन नेगेटिव हुआ। ओके, सो मुझे भी पुट ऑफ कर दिया, अब मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, क्या पढ़ा रहा था मैं, हाँ मैं ये बता रहा था कि इसमें रॉड नेगेटिव हुई, ये पॉजिटिव हुआ, इसमें रॉड पॉजिटिव हुई, ये नेगेटिव हुआ। तो अगर मैं 1 वोल्ट मीटर इस पे लगाता और इस पे मुझे रीडिंग नेगेटिव मिल रही है, तो उस पे रीडिंग कैसे मिलती, पॉजिटिव मिलती। अगर मैं इस पे 1 वोल्ट मीटर लगा रहा हूँ और मुझे रीडिंग नेगेटिव मिल रही है, तो उस पे लगाऊंगा तो मुझे रीडिंग उसकी ऑपोजिट मिलेगी, पॉजिटिव में मिलेगी, बिकॉज दोनों की कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हुई है, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे था, पॉजिटिव यहाँ पे था, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे था। ठीक है, सो बेसिकली मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं बताना ये चाह रहा हूं के जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है ना, द वन दैट इज मोर रिएक्टिव, यानी लाइक जिंक, वो उसका जो वोल्टेज होगा वो नेगेटिव होगा।
वो जो वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा वो नेगेटिव वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। क्यों? बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है। जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा तो क्या हो जाएगा? चार्ज नेगेटिव हो जाएगा ज्यादा। सो द वोल्टेज इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस गोइंग टू बी नेगेटिव। लेकिन फॉर एग्जाम्पल सम स्पीशीज लाइक कॉपर, क्योंकि उसको ज्यादा अच्छा लगता है कि वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करे, वो इलेक्ट्रॉन्स को यूज अप कर रही है, तो इसका वोल्टेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में खत्म कर रहा हूं। आई एम यूजिंग अप द इलेक्ट्रॉन्स, आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रॉन्स। सो इसका वोल्टेज पॉजिटिव होगा, इसके एतबार से ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी ए पॉजिटिव वोल्टेज। क्या सबको यहां तक इतनी कहानी समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? दिस इज द फाउंडेशन या कह लो बेसिक्स ऑफ योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक रिएक्टिव मेटल कैसे काम कर रहा है, एक अनरिएक्टिव मेटल क्या कर रहा है इन इट्स मेटल आयन मेटल इक्विलिब्रियम फॉर्म। ठीक है? यू डोंट हैव टू लर्न। अभी फिलहाल मैं ऐसा कुछ आपको नहीं दिखा, तो बहुत कुछ याद करना है, कुछ करना है। आई विल शो यू टेक्निक्स एवरीथिंग। दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है। ठीक है? देन वी विल सी कि हमें कहां पे नैरो डाउन करना है, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, एंड दिस विल बी इजियर फॉर यू। ठीक है नी? So reactive metals, they will lose electrons. Their voltage will be negative. Unreactive metal, they will gain electrons to become solids. So their voltage will be positive. ठीक है? तो अगर मैं आपको दूं एक वोल्टेज, और एक वोल्टेज पॉजिटिव है, दूसरा वोल्टेज नेगेटिव है, तो आप मुझे आराम से देख के बता सकते हो सर नेगेटिव वाला ज्यादा रिएक्टिव है, पॉजिटिव वाला कम रिएक्टिव है। राइट? यू कैन से दैट। सो हमें एक तरीका मिल गया किस चीज का? ये बताने का कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल अनरिएक्टिव है। बजाय इसके कि आप क्वालिटेटिवली बात करो, कि आप दो मेटल्स को रिएक्ट करके बात करो और देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वोल्टेजेस के थ्रू, मेटल आयन इक्विलिब्रियम के थ्रू, यू कैन गिव अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आप क्वांटिटी दे सकते हो वोल्टेज की, वो क्या आ रही है, और उससे हम बहुत सारे मेटल्स को बहुत करीबी करीबी और बहुत अच्छे तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। So this is the one of the uses of this concept, metal ion equilibrium। ठीक है? ठीक है, हमने ये तो कर लिया। ये जो थी ना थॉट एक्सपेरिमेंट थी। यू कैन नॉट डू दिस इन रियलिटी। ठीक है सर, ये क्या जो है वो सब पढ़ा के भी बोलते हैं आप ये कर नहीं सकते। ठीक है नहीं? अब देखो, मैंने आपका थॉट एक्सपेरिमेंट किया ताकि आपको बात समझ में आ जाए। लेकिन अगर आप ऐसे उठा के एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे तो इसके ड्रॉबैक्स, ठीक है, इसकी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, आप ऐसे उठा के वोल्ट मीटर को कनेक्ट नहीं कर सकते हो। क्या रीजन हो सकती है? वोल्ट मीटर की खुद की भी तारें होंगी। तारें हो सकता है कॉपर की हो सकता है किसी और चीज की हो, सिल्वर की हो या कुछ और हो। तो क्या होगा? वो खुद भी क्या करेगा? वो खुद भी मेटल आयन इक्विलिब्रियम फॉर्म करना शुरू कर देगा, वो खुद भी इक्विलिब्रियम में आना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम है। तो मैं वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकता और वोल्टेज मेजर कर सकता। सो हाँ, थ्योरी बिल्कुल सही है। हमने जो थॉट एक्सपेरिमेंट करी, जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की डीलिंग करी, वो सब करी। लेकिन हाँ, ये वोल्ट मीटर यूं कनेक्ट करके मैं बात नहीं कर सकता, ऐसे नहीं होगा। आप वोल्ट मीटर आप कनेक्ट करोगे तो आपका वोल्ट मीटर मोस्ट प्रॉब्ली कुछ जीरो रीडिंग शो करेगा या कोई गलत वैल्यू दिखा रहा होगा, बिकॉज वो खुद भी एक इक्विलिब्रियम फॉर्म कर लेगा और दूसरी तीसरी चीजें होना शुरू हो जाएंगी विच यू डोंट वांट। ठीक है? सो बिकॉज द वायर्स ऑफ द वोल्ट मीटर वुड देमसेल्व्स एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन, दे माइट रिएक्ट विद द सॉल्यूशन। हो सकता है वो तारे ही रिएक्ट कर दें। क्या पता कॉपर जो है वो जिंक के साथ रिएक्ट करके उसने कोई और चीज बना दी, और कुछ और ही वैल्यू आ रही है कि बस आपको समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ। ठीक है? सो दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड वे हाउ वुड वी बी डूइंग, क्योंकि वोल्ट मीटर कनेक्ट करना इज वेरी इम्प्रैक्टिकल, ये आपको रीडिंग नहीं देगा। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या कहा? हमने कहा कि वी विल यूज ए स्टैंडर्ड। ठीक है? अब केमिस्ट्री के बच्चों की बारी है कि वो स्टैंडर्ड को समझ लें। स्टैंडर्ड क्या होता है? ठीक है, स्टैंडर्ड होता है दुनिया में एक चीज को सब लोगों को यूनिफाई करने के लिए। ठीक है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हाला बोलती है कि सर मेरा एक मीटर, मैं जो एक मीटर मेजर करूंगी वो ये मेजर करूंगी, दिस इज 1 मीटर ऑफ, ये मेरा 1 मीटर है। ठीक है? मैं बोलता हूं हाला को नहीं, मैं जो हूं वो 1 मीटर इतना मेजर करूंगा। ठीक है? मैंने कहा हाला को नहीं, मैं 1 मीटर यूं मेजर करूंगा। अब हाला और मैं दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं? इस लाइन की लेंथ को मेजर करना चाह रहे हैं, फ्रॉम हियर टू हियर। तो हाला ने क्या किया? हाला ने कहा कोई मसला नहीं है। हाला ने कहा ठीक है भाई, देखते हैं कितनी लंबी लाइन है ये। हाला के मुताबिक ये लाइन जो है वो तकरीबन तकरीबन 2 मीटर के बराबर है। हाला के मुताबिक, हाला कह रही है 2 मीटर के बराबर है लाइन। लेकिन सर रहाब के मुताबिक जो है, क्या है? ये लाइन
सर्वहाब के मुताबिक 1 2 3 4 5, सर्वहाब के मुताबिक 5 मीटर है। तो मुझे बताओ सर्वहाब की गलती है हाला की गलती है? किसकी गलती है? सर की गलती है। कुछ बच्चे बोलेंगे हाला की गलती है। किसकी गलती है? गलती किसी की भी नहीं है, गलती किसी ने भी नहीं करी। मुझे बताओ मैंने कोई गलती करी? मैंने जो डिस्टेंसेस मेजर किए या मैंने जो मैंने जो अपनी डिस्टेंसेस मेजर करे, मैंने तो अपने मुताबिक सही मेजर किए ना। मैंने कोई गलती करी? नहीं, मेरे भी सही तरीके से मैंने मेजर किया है, मैंने कोई गलती नहीं करी। हाला ने कोई गलती करी? नहीं, हाला ने भी सही तरीके से स्केल रख के सही तरीके से नापा है। लेकिन मसला क्या है, हाला का स्केल अलग बात करता है, मेरा स्केल अलग बात करता है। तो गलती किसकी है? क्योंकि हम दोनों एक पेज पे नहीं थे। ना मैंने गलती करी ना हाला ने गलती करी, दोनों ने सही करी, लेकिन फिर भी आंसर गलत आ रहे हैं, फिर भी आंसर उल्टे सीधे आ रहे हैं। तो इस गलती किसकी है? गलती हम दोनों की है कि हमने एक बात पे हमने मुत्तफिक नहीं हुए, हमने एक बात को अपना स्टैंडर्ड नहीं बनाया, हमने ये सेट नहीं किया कि भाई इस हिसाब से करेंगे। ठीक है जी। अगर हम फिजिक्स इस तरह से बनाते कि तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम करो, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं करता हूं, किसी के आंसर सही ही नहीं आते। सब लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं कि भाई तुम जो कर रहे हो तुम गलत कर रहे हो, मेरा तरीका सही है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है भाई, एक स्टैंडर्ड बने ना, एक एक चीज बने। इसी तरह इस्लाम भी है, एक स्टैंडर्ड पहले दिया ना, एक रोल मॉडल दिया। अब अगर ये होता है इस्लाम के आपको जो अच्छा लग रहा है आप करो, तो क्या होता? कोई कुछ कर रहा होता, कोई कुछ कर रहा होता, दो सब लोग एक दूसरे को बोल रहे होते। तो एक स्टैंडर्ड दिया ना आपको, रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिए, तो कहा भाई ये स्टैंडर्ड के रोल मॉडल है। जो जो इन्होंने सिखाया, जो जो कुरान बोलता है ये बिल्कुल सही है, जिन जिन चीजों से रोकते हैं वो बिल्कुल गलत है। तो यही इस क्यों, वरना तो सबकी राय सही होती ना अपनी जगह। कोई कुछ सोच के कोई लॉजिक दे के करता, कोई शराब पी रहा कह रहा है मुझे तो मजा आता है, तो उसकी लॉजिक सही है उसकी जगह। लेकिन शराब जो नहीं पीते हैं वो कहेंगे ये दिस इज टॉक्सिक। तो एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, एक रोल मॉडल बनाना पड़ता है, एक चीज पे मुत्तफिक होना पड़ता है। तो ये भी इस्लाम की लॉजिक यही है कि भाई आपको एक चीज को आपको दिखाना पड़ेगा, भाई ये स्टैंडर्ड है, इसके हिसाब से बात मानी जाएगी, आप अपनी नहीं करोगे। क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव चीजें करना शुरू करोगे तो हर कोई सही होना शुरू जाता है, हर किसी की अपनी बात आना शुरू जाती है। तो जब भी आप साइंस कर रहे हो, जब भी अपने रिलीजन को फॉलो करो, तो आपको ऑब्जेक्टिव को देखना, आपको ये नहीं देखना मुझे क्या अच्छा लग रहा है, आपको ये देखना है ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है। तो इसमें हम दोनों, मेरी और हालत दोनों की गलती थी, क्योंकि हमने जो है वो एक पेज पे नहीं आए। हालत ने भी सही करा, मैंने भी सही करा, लेकिन हम दोनों एक पेज पे नहीं थे, हमारी दोनों ने ब्लंडर किया है। दो और हो सकता है 1 मीटर इतना भी नहीं हुआ। तो किसी ने पुराने जमाने में क्या किया, उसने एक लेंथ ली, ठीक है, और उसने कहा आज से ये 1 मीटर है। ठीक है, तुमने अगर कल को आके जो है वो मेजरमेंट करनी है तो तुम इस 1 मीटर को रख के मेजरमेंट करोगे, इसके अलावा किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, यही एक स्टैंडर्ड है, यही इस्तेमाल होगा। इसी तरह किलोग्राम भी, किलोग्राम का जो मास है वो आज भी एक म्यूजियम में पड़ा हुआ है। दैट 1 किलोग्राम का मास दैट इज सेव्ड इन अ म्यूजियम, कि भाई ये स्टैंडर्ड है, ये गुम ना हो जाए हमसे। इसके हिसाब से हम देख के सारी चीजें मेजर करते हैं। तो वो 1 किलोग्राम का एज इट इज वो वहां पे रखा हुआ है कि भाई ये है 1 किलोग्राम का मास, इसी को इस्तेमाल करके हम जो है वो फिर सारी चीजें मेजर कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। ठीक है नी? सो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है नी? अब इधर भी ये बात आ रही है स्टैंडर्ड की, क्योंकि कोई सोल्यूशन, कोई नेगेटिव आ रहा है कोई पॉजिटिव आ रहा है, राइट। और दूसरा मसला क्या है, वोल्ट मीटर लगाओगे तो वोल्ट ही सीधी रीडिंग्स देगा। सो सबको एक पेज पे आने की जरूरत है, सबको एक हमें एक चीज लाके देनी पड़ेगी, भाई ये इस्तेमाल कर लो, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, एंड दैट वी कॉल एज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो वी विल यूज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब क्या पता, हो सकता है दिस इज नॉट द बेस्ट अप्रोच टू डू इट, हो सकता है ये बहुत ही घटिया मेथड हो करने का इस तरीके से इसको चीजों को, लेकिन सब एक पेज पे तो है, तो वो केओस तो नहीं मचेगी। हो सकता है 1 मीटर, अगर आज का आपका 1 मीटर वो 1 मीटर ना होता, कुछ और बड़ी लेंथ होता, तो हमारे लिए बहुत सारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाती। लेकिन अब कर लिया ना, पास में हो गई बात, सबने सबने कबूल कर लिया था उस वक्त। तो जब सबने कबूल कर लिया है तो आज इस दुनिया में हमने इतनी तरक्की क्यों करी, क्योंकि सब एक पेज पे थे। तो इसी तरह ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हो सकता है सही, अच्छा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका ना हो, लेकिन ये अब अप्रूव हो चुका है, सब ये फॉलो करते हैं, क्योंकि इससे कोई केओस नहीं बचेगी, सबके आंसर एक ही आएंगे। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ अ स्टैंडर्ड। तो हम जो है जब भी पोटेंशियल्स को मेजर कर रहे होंगे तो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिलेटिव मेजर कर रहे होंगे।